नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JTS GS वर्ल्ड में। मैं प्रकाश सर आज मध्य प्रदेश के इतिहास की सीरीज में आपको भोपाल रियासत के बारे में बताना चाहूँगा। MPPSC, MPFSO, ADPO, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी प्रकार की परीक्षाओं में सिलेबस में मध्य प्रदेश का इतिहास इंक्लूड है, जो पार्ट 1 में हमको देखने को मिलता है। तो उसी सीरीज में हम आज भोपाल रियासत पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भोपाल रियासत आपको दिख रही होगी। भोपाल रियासत की एक छोटी सी कहानी है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि गिन्नौरगढ़ एक रियासत हुआ करती थी जिसकी रानी थी कमलापति। रानी कमलापति निजाम शाह की पत्नी थी। उनके भतीजे आलम शाह कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक गद्दी को हथियाना चाहते थे और उन्होंने जो है निजाम शाह के खाने में जहर मिलवाकर षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या कर दी। रानी कमलापति को अपनी रियासत को छोड़कर वहाँ से पलायन करना पड़ा। फिर उन्होंने उसी समय देखा कि एक मुग़ल शासक, मुग़ल सेना में एक सरदार आया जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद खान। यह मुग़ल सेना में है लेकिन यह एक अफ़गान शासक है और अफ़गान शासक है, अफ़गान सरदार है। अफ़गान सरदार जो है यह मुग़ल सेना में है और इसने उसी समय जगदीशपुर को जीत लिया और उसको इस्लाम नगर बना दिया था। रानी कमलापति इसका वर्चस्व देखकर उससे मदद मांगती हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से देने का वादा करती हूँ। 1 लाख रुपए देने का वह वादा करती हैं और इस प्रकार से दोस्त मोहम्मद खान उनके भतीजे आलम शाह को पराजित कर उनकी हत्या कर देते हैं और रानी कमलापति वापस अपनी गिन्नौरगढ़ रियासत पर शासन करने लगती हैं। कुछ ही समय बाद रानी कमलापति और दोस्त मोहम्मद खान को पैसे पूरे न देने के कारण एक छोटा सा क्षेत्र भोपाल रियासत दे देती हैं। उस भोपाल रियासत को देने के बाद कुछ समय बाद ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी जिनमें भोपाल रियासत के लिए रानी कमलापति और दोस्त मोहम्मद खान में एक युद्ध भी होगा, लाल घाटी का युद्ध, है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। तो भोपाल राज्य की थोड़ी सी मैंने हिस्टोरिकल आपसे बात की, ऐतिहासिक तथ्यों पे बात की। फिर मैं इस प्रकार की नॉलेज आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होंगे। मूल रूप से मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपके सामने भोपाल रियासत के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले बात करूँ कि भोपाल रियासत का संस्थापक किसे कहा जाता है। यह प्रश्न MPPSC पूछ चुकी है। तो भोपाल राज्य का संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद खान को कहा जाता है। याद रखने वाली बात यही है कि दोस्त मोहम्मद खान अफ़गान सरदार है और 18वीं सदी में भोपाल राज्य की स्थापना की थी और उनको यह भोपाल उपहार में मिला था। यह मैं आपको पूरी कहानी पहले ही बता चुका हूँ। दोस्त मोहम्मद खान ने आसपास के क्षेत्रों को जीता और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जगदीशपुर को जीतकर उन्होंने अपनी राजधानी इस्लाम नगर बना लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यह पूरी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि राजा निजाम शाह और उनकी पत्नी रानी कमलापति थी, गिन्नौरगढ़ के शासक थे। गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह की मृत्यु के बाद रानी कमलापति का अल्पायु एक पुत्र है नवल शाह, उसने गद्दी को संभाला है। ये नवल शाह और रानी कमलापति ही आपके उस क्षेत्र को छोड़कर भोपाल में आ जाते हैं। फिर यहीं पर आपको एक युद्ध देखने को मिलेगा, लाल कोठी वाला युद्ध। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक युद्ध होता है नवल शाह और दोस्त मोहम्मद खान के बीच में, लाल घाटी का युद्ध होता है और इसमें वह जो क्या है उनकी सेना के द्वारा कत्ल करवा दिया जाता है। आगे चल के दोस्त मोहम्मद खान ही आपका भोपाल का शासक बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जैसे कि 2.5 सीढ़ी मस्जिद, फतेहगढ़ का किला, यह दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा ही बनवाया गया है। 1723 में हैदराबाद का एक निज़ाम है, उसने इस्लाम नगर पर अटैक किया है, आक्रमण करता है और दोस्त मोहम्मद खान आत्मसमर्पण कर देता है।
जब आत्मसमर्पण करेंगे तो एक संधि होगी, और संधि के रूप में आपको अपने ही पुत्र को एक जमानत के तौर पर उसके निजाम के पास रखना पड़ता है। आगे चल के जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, 1726, कुछ बुक में 1726 है, कुछ में 28 है, इसलिए दोनों सन को हमको लेके चलना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है तो जो आपके हैदराबाद के निजाम हैं वह क्या करेंगे, आपके जो इसका पुत्र है यार मोहम्मद खान, उसको गद्दी पर बिठा लेंगे। तो इसकी कब्र गांधी मेडिकल कॉलेज के पास बनी हुई है। उम्मीद करता हूं एक एक फैक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अगला शासक उसका पुत्र यार मोहम्मद खान बैठता है, यह गद्दी पर बैठेगा। इसी के समय में एक जबरदस्त युद्ध होगा 1737 में। 1737 में एक युद्ध होगा हैदराबाद के निजाम के बीच में और पेशवा बाजीराव के बीच में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के बीच में एक युद्ध होगा। कब होगा? 1737 में। युद्ध का नाम है भोपाल का युद्ध, और इस युद्ध में आपके पेशवा बाजीराव जीतेंगे। जीतने के बाद हैदराबाद के निजाम से एक संधि होगी, उस संधि का नाम है दुरई सराय की संधि। दुरई सराय की जैसे ही संधि होगी, उस संधि में यह तय किया जाएगा कि आपकी जो चंबल नदी है और चंबल नदी के बाद जो नर्मदा नदी है, उसके बीच का पूरा क्षेत्र पर अधिकार किसका हो जाएगा? पेशवा बाजीराव का अधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बात हो जाएगी। इसके बाद फिर एक और युद्ध होगा, कहीं ना कहीं निजाम हार चुके हैं, तो निजाम भोपाल के नवाब के साथ मिलकर अपनी संयुक्त सेना बनाएंगे, और संयुक्त सेना के साथ जो है पालखेड़ का युद्ध 1796 मराठों से होगा। और जब मराठों से पालखेड़ का युद्ध होगा, वहां भी निजाम और आपके जो है नवाब संयुक्त रूप से पराजित हो जाएंगे, और पराजित होने के बाद कहीं ना कहीं इनको भोपाल पूरे राज्य पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कुछ अन्य नाम आते हैं। दोस्तों, हमको मुख्य शासकों को पढ़ना है, चूंकि कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनके बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो इसलिए मैंने नाम कोड किए हुए हैं। फिर इसके बाद नवाब फैज मोहम्मद खान है, उसके बाद हयात मोहम्मद खान है, उसके बाद गौस मोहम्मद खान है। ये कुछ शासक उनके बाद आते हैं। इसके बाद नवाब मोहम्मद खान के बारे में बात करें तो मोहम्मद खान ने अपने बेटे नजर मोहम्मद खान का विवाह गौस मोहम्मद खान की बेटी गौहर बेगम से करा दिया जाता है। जैसे ही गौहर बेगम का विवाह होगा, आगे चल के अब गौहर बेगम ही कुदसिया बेगम के नाम से गद्दी पर बैठेंगी, और इस काल को हम बेगमों का शासन के काल से जानेंगे। तो यह काल रहेगा आपका बेगमों का शासन। तो इसके बाद नजर मोहम्मद खान आएंगे। इसके समय में ब्रिटिश और भोपाल रियासत के मध्य एक संधि होती है 1818 में। कौन सी संधि भाई? रायसेन की संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों? रायसेन की संधि। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस छोटी सी बात है। हाँ, अब आया है आपका वही जो मैंने बताया कि किस प्रकार से गौहर बेगम कुदसिया बेगम के नाम से गद्दी पर बैठेंगी, और यहीं से भोपाल रियासत में बेगमों का शासन शुरू होगा। तो सबसे पहले आपकी बेगम आती है कुदसिया बेगम। समय है 1819 से 1837 का। यही कुदसिया बेगम गौहर बेगम है, और यही गौहर बेगम कुदसिया बेगम के नाम से गद्दी पर बैठेंगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा, कुदसिया बेगम को गौहर बेगम से नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भोपाल में गौहर महल और शौकत महल, गौहर महल और शौकत महल का निर्माण करवाया है। भोपाल में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा जामा मस्जिद का निर्माण, और यह मस्जिद का लाल पत्थरों और इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर निर्मित है। तो मूल रूप से आपको यह पता होना चाहिए कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, गौहर बेगम या कुदसिया बेगम। इसके बाद हम अगले फैक्ट पर आएंगे कि हर यात्रियों को हज की यात्रा के लिए, हज का मतलब होता है जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं, उस यात्रा पर जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है एक सहायता होती है, वो देती थी। तो
उन्होंने इमारतों का भी निर्माण करवाया है। कुदसिया बेगम ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। स्वाभाविक है दोस्तों, कोई भी बेगम महिला शासन चलाएगी उसको पर्दा प्रथा का त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी ही पुत्री सिकंदर जहां बेगम 1844 से 1868 के समय में गद्दी पर बैठती हैं। कुदसिया बेगम की पुत्री हैं सिकंदर जहां बेगम। यह भी कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा को त्यागेंगी। वो त्यागना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि शासन चलाना है और यह पर्दा प्रथा के साथ पॉसिबल नहीं है। यह मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित है। रायसेन जिले में अंबा पानी की एक घटना है। घटना क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको कोट करूँगा कि 1857 की जब क्रांति होती है, 1857 की क्रांति में कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम के समय में 1857 की जब क्रांति होती है तो यह क्या करती हैं, अंग्रेजों को अपने यहाँ शरण दे देती हैं, जिसके कारण इनके ही रियासत में एक रियासत आती है रायसेन में अंबा पानी। वहाँ के लोग इनके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। अंबा पानी रियासत में दो फेमस नाम आएंगे, आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां। ये नाम आपको याद रखना है। एमपीपीएससी एक बार ये प्रश्न भी पूछ चुकी है। और कहीं ना कहीं एक सरकार बनेगी, कहाँ पर आपकी, भोपाल में, जिसका नाम होगा सिपाही बहादुर सरकार। और वहाँ पर दो लोगों के नाम आएंगे, रिसालेदार वली और महाबली कोठा, महावीर कोठा। ये दो लोग आपकी सिपाही बहादुर सरकार को बनाएंगे। और सिपाही बहादुर सरकार बनाने के बाद यह क्या करेंगे, सिपाही बहादुर सरकार में ही अंबा पानी के आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान दोनों लोग उसी में शामिल हो जाएंगे। और आखिरकार जो है सिकंदर जहां बेगम का विरोध शुरू होगा। तो रायसेन जिले के अंबा पानी के जागीरदार फाजिल मोहम्मद खां, आदिल मोहम्मद खां 1857 क्रांति में सीहोर में विद्रोह कर देते हैं और छावनी पर कब्जा कर लेते हैं। यह बात मैंने आपको पूरी बता दी। और यह जो है अहमद अली खान से विवाह कर लेती हैं और उसको बजीरुद्दौला की उपाधि देती हैं। कौन भाई, सिकंदर जहां बेगम। नूर उस सबा नामक एक महल का निर्माण करवाया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद मोती महल और मोती मस्जिद। ध्यान यही रखना है बस दोस्तों कि आपका जामा मस्जिद और आपका जामा मस्जिद तो किसने भाई, कुदसिया बेगम ने। मोती मस्जिद सिकंदर जहां बेगम ने, ठीक है ना। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। सिकंदर जहां ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं और यही बात जो मैं अभी बताया आपको कि 1857 क्रांति में अंग्रेजों को अपने यहाँ शरण दे देती हैं। इसी के कारण आपका अंबा पानी की रियासत से विद्रोह होता है। इसी के कारण आपकी जो है सिपाही बहादुर सरकार बनती है। ये देखिए आ गया बेगमों के खिलाफ फौजियों में महावीर कोठा और रसालत वली शाह। ये मैं अभी हाल नाम बता चुका हूँ आपको। और ये क्या बनाते हैं, आपकी सिपाही बहादुर सरकार बनाते हैं। कर्नल ह्यूरोज आखिरकार 14 जनवरी 1858 में आता है। सिपाही बहादुर सरकार और आपके अंबा पानी वाले जो इसी में शामिल हो चुके हैं, आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां, इनको बर्बर साथ से जो है दबाता है, पूरे विद्रोह को समाप्त कर देता है। और आखिरकार फाजिल मोहम्मद खां को राहतगढ़ के दरवाजे पर फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इस प्रकार से आपकी सिकंदर जहां बेगम के बारे में हमने देखा। इसके बाद अगली बेगम आएंगी शाहजहां बेगम। तो सिकंदर जहां बेगम की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री शाहजहां बेगम शासिका बनेंगी। सबसे लंबा कार्यकाल, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है दोस्तों, आपकी बेगमों में शाहजहां बेगम का। इंपॉर्टेंट बात यह है, शाहजहां बेगम स्थापत्य कला पर बहुत ध्यान देती हैं। ताजुल मस्जिद ऐसी मस्जिद बनवाई है जिसका आंगन बहुत ज़्यादा बड़ा है। पूरी एशिया में सबसे ज़्यादा स्थान वाली एक मस्जिद है जिसका नाम है ताजुल मस्जिद। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन्होंने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया। और इस मस्जिद का प्रांगण, मैं बोल रहा हूँ, इसका प्रांगण एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है। इन्होंने भोपाल पर मानचित्र भी तैयार करवाया। आधुनिक तौर पर जो जनगणना हुई थी आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो आधुनिक जनगणना हुई थी वो इन्हीं के काल में हो रही है। इन्होंने सदर मंजिल का भी निर्माण करवाया है। बेनजीर भवन,
तो सदर मंजिल और बेनजीर भवन, याद रखेंगे। इन्होंने भोपाल में शाहजहानाबाद की स्थापना की है, एक नगर बसाया है अपने ही नाम से, शाहजहानाबाद। फिर इसके बाद बेगम 1880 में शाहजहां ने लाल कोठी का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंग्रेजों के लिए है, लाल कोठी का निर्माण करवाया गया है। फिर भोपाल का राजभवन अभी यहीं पर है। और 1884 में इटारसी से रेल लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, भोपाल से लेकर इटारसी तक की रेलवे लाइन भी कहीं ना कहीं शाहजहां बेगम के द्वारा बनवाई गई हैं। 24 दरवाजों वाला गोल घर का भी निर्माण कराया है किसने भाई? आपकी शाहजहां बेगम ने। इंग्लैंड में भी एक मस्जिद बनवाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनेशनल बात हो गई भाई। इंग्लैंड में मस्जिद का निर्माण करवाने वाली कौन है भाई? शाहजहां बेगम। इसके बाद आती हैं के खुसरो जहां बेगम, और यही अंतिम महिला बेगम होंगी, भोपाल में अंतिम बेगम होगी। तो यहाँ पर के खुसरो जहां बेगम, जिसे हम सरकार अम्मा के नाम से भी जानते हैं, 1901 से लेकर 1926 तक का कार्यकाल है। अपने रहने के लिए ही सदर मंजिल का निर्माण करवाया है, तो यहाँ पर सदर मंजिल का इन्होंने निर्माण करवाया। हमीदिया पुस्तकालय का निर्माण करवाती हैं, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वह जो है पहली चांसलर भी बनाया गया इनको। और 1903 में आधुनिक नगर पालिका बनवाई गई। आधुनिक नगर पालिका जो आज की है वो कहीं ना कहीं किसके समय बनवाई गई है भाई? आपकी के खुसरो जहां बेगम के। औद्योगिक विकास के लिए भोपाल रियासत में इन्होंने शुगर मिल और कपड़ा मिल, इंपॉर्टेंट फैक्ट, शुगर मिल और कपड़ा मिल ये बनवाई है किसने भाई? के खुसरो जहां बेगम ने। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब इसके बाद फिर से नवाब आएंगे, नवाब हमीदुल्ला खां। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और मैं आपको बता दूं कि यही भोपाल रियासत के अंतिम नवाब माने जाते हैं, नवाब हमीदुल्ला खां। 1926 से 1949 तक का कार्यकाल है। अंतिम नवाब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 बार चांसलर रहे हैं। सुल्तान बेगम ने इन्हें इफ्तियार उल मुल्क की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी भाई? इफ्तियार उल मुल्क की। और इसे कहा गया है देश का गौरव। इफ्तियार उल मुल्क मतलब देश का गौरव। इसके बाद लंदन की प्रथम गोलवेज सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश से आपके दोनों गोलवेज सम्मेलन में ये शामिल हुए हैं, 1930 1931। तो 1930 की गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुई थी, 1931 की गोलमेज सम्मेलन ये भी लंदन में हुई थी। इन दोनों में शामिल हुए हैं कौन? नवाब हमीदुल्ला खान। फिर इसके बाद हमीदुल्ला खान के ही समय आपके जो है भोपाल रियासत कहीं ना कहीं भारत हमारा आज़ाद हो गया। 1949 का समय आ गया, कहा गया कि आपको भोपाल रियासत को विलय करना है। विलय भी हमीदुल्ला के ही समय में हुआ है, लेकिन अंग्रेजों ने चूंकि अंग्रेजों का साथ दिया था, गया था, इसलिए अंग्रेजों ने उनकी जो है बेगम और नवाबशाही कभी नहीं छीनी। तो आगे चल के उनकी जो सजीदा सुल्तान है, उनकी पुत्री हैं जो सजीदा सुल्तान, और उनको जो है भोपाल की बेगम का दर्जा दिया जाएगा। कारण सिर्फ और सिर्फ एक अंग्रेजों की हेल्प। 1857 की क्रांति से लेके सभी जगह अंग्रेजों की हेल्प की गई है। सजीदा सुल्तान का विवाह हरियाणा के पटौदी के नवाब इफ्तियार अली खां से होता है। इफ्तियार अली खां बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में एक पटौदी एक स्थान है, वहाँ के नवाब हैं, उनसे होता है। उनका एक पुत्र होता है मंसूर अली खान। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति मंसूर अली खान ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं आपकी राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे कौन भाई? आपके मंसूर अली खान। और उसके बाद उनके पुत्र हैं, सभी लोग आप जानते हैं, एक अभिनेता हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं सैफ अली खान, और उनका विवाह करीना कपूर से हुआ है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो करीना कपूर से उनका विवाह हुआ है और उनका भी एक पुत्र हुआ है जिसका नाम तैमूर रखा गया है। अब समझ में यह नहीं आता कि यह तैमूर जो है एक अटैक करने आया था वही तैमूर है या कुछ और है, तो बाकी बातें ठीक है होती रहेंगी। तो आज मैंने आपसे भोपाल रियासत के बारे में चर्चा की, तो यहीं पर मैं एक बात के साथ अपनी बात पूरी करूंगा कि मुश्किलें
मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। बैठ मत थक कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसी के साथ हम अगली वीडियो में आपको अगली रियासत के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।